गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को बच्चे, गुड इवनिंग। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए उनके आंसर आप लोगों को एक्टिविटीज में जाकर के, पोल सेक्शन में जाकर के, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वोट दबाकर करना होता है। जब आप यहाँ वोट को दबा देते हो तो यहाँ वोटेड लिखा जाता है, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाता है समझिए आपका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में सबमिट होकर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए हम यहाँ इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि पढ़ते पढ़ते हमने लास्ट क्लास के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया था। आप कहोगे सर लास्ट क्लास में हमने सम संख्याओं के बारे में सीखा था कि सर सम संख्याएं कौन सी होती है। सर हमने विषम संख्याओं के बारे में सीखा था कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। सीखा था बच्चे? क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है? बताइए, कोई भी बच्चा जिसका भी मन कर रहा है, याद है, समझ में आ गया था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में बात की थी। क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि कौन सी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है और कौन सी विषम संख्याएं कहलाती है? 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या कहलाती है सर। ठीक है, 2 2 से 4 बावन 6 8 10। बच्चे ये तो बहुत कम संख्याएं हैं। क्या इतनी ही संख्याएं सम संख्याएं हैं या और भी संख्याएं सम संख्याएं हैं? सबसे पहले तो यस सर, और भी है सर। हाँ, सबसे पहले तो आप स्टार लगा के नोट करेंगे बच्चे। 0 एक सम संख्या होती है। 0 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। ठीक है, फिर आपने कहा सर ठीक है 0 2 4 6 8 10। तो बच्चे आपको ये कहना है कि सर जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, जो संख्याएं सर 2 से पूरी पूरी, मान लो कोई भी संख्या है एन, एन कोई भी संख्या है, 5000 10,000 5002, एन कोई भी संख्या है। अगर कोई भी संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और आपने सम संख्याओं की पहचान में पढ़ा था कि सर सम संख्याओं की पहचान ये होती है कि अगर संख्या का इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो सर वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि लिखा है सर 5 7 8। आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है, और सर इसमें इकाई का अंक अगर 8 है तो ये संख्या कैसी है? आप कहोगे सर ये सम संख्या है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सभी को सम संख्या है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सर एक तो हमने याद कर लिया कि सर 0 एक सम संख्या होती है, और सर सम संख्याओं के अंत में इकाई अंक, यानी कि सम संख्याओं के इकाई अंक कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 होता है। मान लो आपको कोई भी संख्या दी गई और अगर उसके इकाई अंक, आप जानते हो इकाई अंक कितना है, 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक है, तो आप कह दोगे सर ये संख्या हमारी सम संख्या है। हमने विषम संख्या के बारे में पढ़ा था। बताइए क्या पढ़ा था विषम संख्या के बारे में? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा जल्दी से। सर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सर ये विषम संख्या होती है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। 1 3 5 7 9 11 13 सर ये संख्याएं विषम संख्या होती है। क्या इतनी ही संख्याएं विषम संख्याएं हैं? आप कहोगे नहीं सर, संख्याएं तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो सम और विषम हो सकती है। मान लो कोई भी संख्या आपको दी जाए, या तो वो सम होगी या फिर वो विषम होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर विषम संख्या क्या इतनी होती है? आप कहोगे नहीं सर, विषम संख्याएं सर वो संख्याएं, पहचान बताते हैं विषम संख्या की क्या होती है। सर अगर आपने किसी संख्या को 2 से भाग किया, मान लेते सर आपने किसी संख्या को 2 से भाग किया और आपका शेषफल कितना आ गया? आपका शेषफल 1 आ गया। क्योंकि आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई, आप जिस भी संख्या से भाग करते हो, किससे भाग कर रहे हो? 2 से, तो शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा। यानी कि जब आप 2 से भाग कर रहे हो या तो शेषफल 0 होगा। अगर शेषफल 0 हो गया तो आप कह दोगे वह संख्या कौन सी हो गई? सम संख्या। और या फिर सर शेषफल 1 होगा। तो सर अगर शेषफल 1 हो गया तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी विषम संख्या। क्या कहलाएगी? आपकी विषम संख्या। यानी कि अब अगर बात करें विषम संख्याओं की पहचान क्या होती है? सर अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक कितना? 1 3 5 7 या 9, इनमें से कोई एक अंक है, तो आप कह दोगे वो संख्या कैसी संख्या है? वो संख्या हमारी विषम संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 2 4 8 1 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चे? आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक 1 है, तो सर ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। बताइए क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार, सभी को क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, अब देखो जितनी भी संख्याएं हैं
भाई आप कहोगे सर संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, हाँ सर जितनी भी संख्याएं इस धरती पर हैं सर या तो वो सम होगी या फिर वो विषम होगी, यानी कि किसी भी संख्या को आप बता सकते हैं वो संख्या सम है या फिर वो संख्या विषम है। अब आप कहोगे सर सम और विषम में ही सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं, मतलब सम और विषम में ही सारी संख्या को बांट सकते हैं। तो सर हमने लास्ट क्लास के अंदर दो संख्याएं और पढ़ी थी, कोई बच्चा नाम बताएगा कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी थी हमने? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा सर हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत क्या पड़ गई, सर हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत क्या क्या पड़ गई। तो बच्चे अभाज्य संख्या जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और लास्ट क्लास में आपको बताया था जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है आपके लिए। क्यों, अभी डिस्कस कर लेते हैं वो सारी चीजें। भाई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा था सर अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सर या तो एक से भाग होती हैं, सर संख्याएं या तो वो एक से भाग होती हैं या फिर सर वो सर संख्याएं खुद से भाग होती हैं। क्या होती है? खुद से भाग होती है। वो संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था, बताइए आप लोगों को क्या होमवर्क दिया गया था अभाज्य संख्या से? सर 1 से 100 तक गिनती लिख के सर अभाज्य संख्या के बारे में बताना था सर। हाँ, कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? क्या था किसी ने? चलो किसी बच्चे ने अगर किया है तो बताइए कि सर हाँ मैंने किया है, ठीक है। दीपक आपने होमवर्क किया है बच्चे? ठीक है, किसी और बच्चे ने किया है या नहीं किया है? देखो दीपक ने तो होमवर्क किया है, चलिए अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आज उसको कर लेना क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, भाई आप क्या कहते हो वो संख्याएं जो या तो एक से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि सर एग्जाम्पल बता दो आप हमें, सर एग्जाम्पल बता दो आप हमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप दो को देखो, भाई किसको देखो? आप दो को देखो। दो या तो एक से भाग होता है, आप एक से भाग करोगे दो को, एक दूनी दो, भाग हो गया। यानी कि आपने कहा सर जो दो है एक तो वो एक से भाग हो जाता है और सर दो दो से भाग हो जाता है। देख लो आपने दो से भाग किया दो को, कितना आ गया बच्चे? दो एकम दो। यानी कि सर दो एक ऐसी संख्या है जिसे आप एक से भाग कर सकते हो, दो से भाग। अब किसी और संख्या से भाग होगा दो, आप कहोगे सर अब किसी और संख्या से भाग नहीं होगा दो, तो हम कह सकते हैं दो कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या है। अब सर दो के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सर ऐसे तो तीन भी हो जाएगी, आप तीन को भाग कर लो, एक या तीन। भाई आप एक से भाग कर लो तीन को तो आप कह दोगे सर एक या तीन, और सर तीन एकम तीन। यानी कि सर हमारे पास में एक अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? तीन हो गई। अगर आप चार को देखोगे तो बच्चे चार एक से भी भाग होगा, एक चौका चार। चार देखो चार से भी भाग होगा, चार एकम चार। लेकिन फिर सर चार दो से भी भाग हो जाता है, दो दुनी चार। तो बताइए क्या चार एक अभाज्य संख्या है? आपको भी नहीं सर, क्योंकि सर ये दो से ज्यादा संख्याओं से भाग हो जा रहा है। हमें तो सिर्फ दो ही संख्या चाहिए, एक तो एक से भाग हो जाए, एक अपने आप से भाग हो जाए। अभी बच्चे दो से भी भाग हो जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप कह दोगे सर चार एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगला अभाज्य संख्या कौन सा आ जाएगा? पांच आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? सात आ जाएगा। यानी कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन सी है? दो, तीन, पांच, सात। सर 11, 13, 17, 19। ठीक है बच्चे, याद कर लो। अब आपको यहाँ पर याद करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको होगी सर दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? दो। ठीक है बच्चे, और आप जानते हैं दो तो एक सम संख्या होती है, यानी कि सर हम इसको ये भी कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या यानी कि एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या भी और सम भी हो। तो वो क्या है हमारे पास में? सिर्फ दो। बाकी दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं सारी क्या है? आप कहोगे सर जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम है। वो क्या है हमारे पास में? विषम है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। भाई अभाज्य संख्याएं पता लगी ना कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं? सर एक से भाग हो जाए, खुद से भाग हो जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब बच्चे आपने एक भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और आज हम भाज्य संख्या की कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो आज हम बात भी नहीं कर रहे। आप अभाज्य संख्या को ध्यान से देख लो। अगर किसी बच्चे को अभाज्य संख्या में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, आप कहोगे सर एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चल सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। और प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब आपको याद आ रहा होगा हमने अभाज्य को मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला था। भाई अभाज्य संख्याएं इसलिए जरूरी है
क्योंकि आज आप लोग अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कोई बच्चा अपने माइक को अनम्यूट करके हमें बताएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या कहलाते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ बताओगे आप? चलिए पहले हम आपको बता देते हैं, हम आपसे सवाल ही पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड के। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यदि एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है तो अभाज्य संख्याएं दिए गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब आपको डेफिनेशन से समझ में आया नहीं होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन पर हाँ, मान लो आपके पास में एक संख्या है बच्चे, आपके पास में एक संख्या है 14, आपने 14 को भाग किया 2 से, कुछ याद आएगा आपको? भाई आप ऐसे मत सीखो, आप ऐसे कर सकते हो। भाई आपके पास में एक संख्या है 14, आप 14 को कैसे लिख सकते हो? आप कह सकते हो सर मैं 14 को 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ, यानी कि सर मैंने 14 को क्या लिख दिया, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। वही लिखा है, यदि एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है तो आपने एक संख्या ली 14 और आपने उसको क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, यानी कि जो नंबर आपके पास में है ये क्या कहलाएंगे, 2 और 7, ये आपको संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, जैसे कि अभी किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा सर 12 का क्या करें, आप 12 को क्या लिख सकते हो बच्चे, आप लिख सकते हो 12 को 4 गुणा 3। भाई 12 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप समझ लो अच्छे से, बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा जरूर। और 12 को लिखने के बहुत सारे तरीके, एक तो बच्चा कहेगा सर 1 गुणा 12 12 होता है, बिल्कुल आपकी बात सच है। एक बच्चा कहेगा सर 2 गुणा 6 12 होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर 3 गुणा 4 12 होता है, बच्चे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो ना तो ये अभाज्य गुणनखंड है, भाई आप 12 को अगर 1 गुणा 12 लिख दोगे तो क्या एक अभाज्य संख्या है, आप कहोगे नहीं सर। क्या 12 अभाज्य संख्या है, आप कहोगे नहीं सर। अगर आप 12 को 2 गुणा 6 के रूप में लिख दोगे तो क्या 2 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है, आप कहोगे हाँ सर। लेकिन पर क्या 6 अभाज्य है, नहीं। फिर आप कहोगे सर अगर 3 गुणा 4 लिखेंगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि 3 तो हमारे पास में अभाज्य है लेकिन पर 4 अभाज्य नहीं है। तो बच्चे हम इसको और ब्रेक कर लेंगे, हम किसको कर लेंगे, या तो बच्चे हम 2 गुणा 6 को, इनको और ब्रेक कर लेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर 2 गुणा 6 तो हम बच्चे 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 3 6 होता है। और बच्चे हम 4 को कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास में आइडिया आ गया है कि सर हम 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी कि आप 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चे, बताइए एक बार। आप 12 को लिख सकते हो। अब बच्चे ये तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है सर, मान लो हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसको क्या हम ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिख कर देखेंगे, नहीं, उसको हम ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं लिख कर देखेंगे। उसको हम क्या कर लेंगे बच्चे, उसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे कि आपने जरूर पढ़ रखी होगी गुणनखंड विधि। भाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपने कहा सर 14 के, आप एग्जाम्पल दीजिए, आपने कहा सर 14 के लास्ट में 4 आता है, यानी कि सर ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 2 से भाग करी तो 7 आ गया, सर 7 से भाग किया तो 1 आ गया, यानी कि आप 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हो। भाई 12 को कैसे करोगे, आपने कहा सर 12 को मैं 2 से भाग करूंगा 6 आ गया, 2 से भाग करूंगा 3 आ गया, और सर 3 से भाग करूंगा 1 आ गया, यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। इतना क्लियर हो सभी को? अब आप देखो 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, यानी कि आपने एक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। भाई 14 के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो आप कहोगे सर 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, यानी कि आपने एक संख्या 14 को आपने 2 अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। क्लियर हो सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए, सभी को समझ में आ गया ना? अगर ऐसे आप लोगों से पूछा जाए बताइए 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी से कॉपी निकाल लो सभी बच्चे, बताइए जरा 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। हम सभी बच्चों की 6 मल्टीप्लाई 6 सर। 6 मल्टीप्लाई 6। चलो अगर आपने 36 को 6 गुणा 6 लिख दिया तो बच्चे आप हमें बताइए क्या ये एक अभाज्य संख्या है और क्या ये भी एक अभाज्य संख्या है? भाई गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि आप संख्या को कैसे लिख रहे हो, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहे हो। ना तो यहाँ 6 अभाज्य है, ना ही यहाँ दूसरा 6 अभाज्य है। आप क्या करोगे, आपको भी एक हिंट दी थी कि आप कॉपी में 36 लिखोगे और फिर आप कुछ ऐसा करोगे कि सर 36 के लास्ट में 6 है, तो बच्चे आप अपनी कॉपी में एक रूल लिख लीजिए, स्टार लगा करके, स्टार लगा कर रूल लिख लीजिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है तो वह संख्या 2 से भाग हो जाती है।
यानी कि आपने कहा सर इसमें इकाई अंक तो 6, यानी कि सर ये संख्या तो 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग किया तो कितना आ गया 18। अब 18 में आप फिर से देख पा रहे हो भाई इकाई अंक 8 है, तो सर ये 2 से फिर से भाग हो जाएगा। सर 2 से भाग किया तो कितना आ गया 9। और अब आप जानते हो 2 के बाद में एक और अभाज्य संख्या कौन सी, 3। 3 से भाग किया तो 3 क्या 9, और 3 से भाग किया तो 3 एकम 3। यानी कि आप कहोगे सर 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या इतना क्लियर हो सभी को? और अब आप देखो हर एक संख्या एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। तो आपने एक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप सभी लोग एक काम कीजिए, आप सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उस पर आप हमें 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके दिखाएं जल्दी से। कॉपी पेन लेकर बैठे ना सभी बच्चे, बताइए पहले भाई कॉपी। सर हाँ तो जल्दी से आप 60 के अभाज्य गुणनखंड करो, हमें अब आप लोगों की कॉपी देखनी कि आप कैसे करते हो, कीजिए। जो जिस बच्चे के होते रहे वो बच्चा एक बार क्या कर दे, अपना कैमरा कॉपी की तरफ कर दे। ठीक है, सबसे पहले सौरभ ने क्या है, हम सौरभ की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे 1 मिनट ऐसी रहने देना। ठीक है सौरभ आपका, पर आपने ये नहीं लिखा कि सर 60 बराबर, सर 60 बराबर 2 गुणा ये वाली चीज और लिखी बच्चे। जैसे लिख दोगे आप दिखा देना एक बार कॉपी। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है अभी, बाकी किसी और बच्चे ने क्या है? ठीक है सौरभ आपने 60 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है बच्चे, बाकी किसी और बच्चे ने क्या देखा? आपका हो पाया, दीपक नहीं हो पाया? ठीक है अभी हम कर रहे। हाँ सुमन के नाम से कॉपी देख लेते हैं, दिखाई बच्चे। बच्चे आपने भी अभी वो नहीं लिखा कि 60 बराबर 2 गुणा दिस गुणा दिस, जल्दी से लिखिए। अभी हम सुनील की कॉपी देख लेते हैं। सुनील शर्मा के नाम से जो बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, इनका नाम हमें याद है, इनका नाम पारस है। अभी हम कॉपी पारस की देख लेते हैं। एक सेकंड रुकना सुनील, पारस दिखाई बच्चे। नीचे दिखाओ, नीचे गुणा के रूप में जो लिखा हुआ है। हाँ ये बच्चे पारस आप इसको सही कर सकते हो कि आपको पता है 3 से छोटा नंबर 2 है, तो आप पहले सारे 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो और फिर 5 लिख लो। ठीक है, और बीच में भी बच्चे हमें सबसे पहले एक छोटे नंबर से ही काटना है, सबसे पहले हमें छोटे नंबर से ही काटना है। ठीक है, अभी हम सुमन की कॉपी देख लेते हैं, दिखाई बच्चे सुमन। ठीक है बच्चे, आपका थोड़ा फोकस कीजिए एक बार। ठीक है, और किसी बच्चे का हुआ? चलिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एक बार समझा देते हैं, फिर से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे फिर। ठीक है, दीपक दिखा रहे थे कॉपी, दिखाए बच्चे अपना। यानी कि सभी का हो गया, निकिता का हो गया, निकिता शर्मा के नाम से। ठीक है, दीपक दिखा रहे थे आप कॉपी, दिखाए बच्चे। सुमन के नाम से भी बच्चे का हो गया, सौरभ का भी हो गया, सुनील शर्मा का भी हो गया। अभी तो सचिन सचिन भी रहते हैं। दीपक दिखाए बच्चे कॉपी। ठीक है बच्चे, आपका भी। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, आपने 60 लिखा। अब आप कहोगे सर 60 के लास्ट में कितना अंक है, 0। और आपने बताया था सर अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है, वो संख्या 2 से भाग हो जाती है, 2 से भाग कर दो। आपने कहा सर 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। सर 30 में फिर से लास्ट में 0 आ गया, सर ये 2 से फिर से भाग हो जाएगा, सर 2 से भाग किया तो 15 आ गया। अब आप देखोगे भाई आपने भी याद किया था 2 के लिए रूल। भाई 2 के लिए रूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। अब देखो 3 का रूल क्या होता है, सब बच्चे स्क्रीन में देखेंगे सामने, जो लाल कलर से भी हम लिख रहे हैं। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल ये होता है कि बच्चे जैसे लिखा है 15, अगर इसके अंकों का योग, वही 15 जो बनाए वो 1 और 5 से मिलकर बना, इसके अंकों का योग कितना हो गया 6। आप कहोगे सर 6 तो 3 से भाग हो जाता है, यानी कि सर 15 भी 3 से भाग हो जाएगा। कोई भी आपके मन में कोई संख्या आ रही है 2 अंकों की 3 अंकों की, मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आया 297, सर ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी? आपने कहा सर 7 और 2 कितने होते हैं बच्चे, 9,
और 9 कितने होते हैं 18, यानी कि आपने कहा सर अंकों का योग 18 होगा और 18 9 से भाग हो जाता है या फिर 18 3 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। कौन सी? 297। कितना क्लियर हुआ सभी को? तो आपने कहा सर 15 के बाद में क्या करेंगे? 15 के बाद में सर 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 और सर 5 एकम 5, यानी कि आप लिखोगे सर 60 बराबर कितना आ गया बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार बच्चे चैट माइक ओपन करके हाँ ना कर जवाब देते रहे जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग आगे चलें। चलिए, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए यहाँ पर वही चीज आपको करके दिखाई गई है कि आपने 60 लिखा, 60 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए और आपने उसको लिख दिया कि जो 60 के गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में। ठीक है, चलिए अब ये तो होगी बात हमारी किस चीज की? गुणनखंड की। ये तो बात हो गई किसकी? गुणनखंड की। अच्छा, कोई बच्चा हमें बताएगा कि देखो एक टर्म है हमारे पास में सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज, यानी कि बात है हमारे पास में सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज की, कि सार्व गुणनखंड क्या होता है, सार्व गुणज क्या होता है। यानी कि सार्व गुणनखंड को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन फैक्टर। देखो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है आप समझना, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फिर हम आपको समझाएंगे। सार्व गुणनखंड यदि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में, यदि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में वह गुणनखंड जो सभी दिए गए संख्याओं का गुणनखंड हो, सार्व गुणनखंड कहलाता है। अब आप कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया परिभाषा में क्या लिखा है। अब आप समझिए, यहाँ पर लिखा है 4 तथा 18 का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो सार्व का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है कॉमन। सार्व का मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी कि जो दोनों में ही कॉमन हो। और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे? गुणनखंड। क्या लिखा है? गुणनखंड। अब आप एक चीज को जान लीजिए, भाई गुणनखंड क्या होता है। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं गुणनखंड क्या होता है। अभी आप कहोगे सर अभी तो समझाया था। देखो अगर आप 12 के गुणनखंड करोगे तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा 12। आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हो सर 2 गुणा 6। आप 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं सर 3 गुणा 4। ये सभी को 12 के लिखने के तरीके हैं। ये सभी को 12 के लिखने के तरीके हैं। तो 12 का गुणनखंड कौन कौन हो गया? आप कहोगे सर जो 12 का गुणनखंड हो गया वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार कि 12 के गुणनखंड कौन कौन है। आप कहोगे सर 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, चलिए आप हमें एक बार 14 के गुणनखंड बताओगे बच्चे? बताइए 14 के गुणनखंड क्या होंगे? बच्चा माइक ओपन करके बता सकते हो अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे आ गया है। बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बता सकते हो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मैं बता सकता हूँ सर। देखो बहुत ही आसान है बच्चे, इतना थोड़ी नहीं हमें टेंशन लेनी है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर अभी आपने 12 को तोड़ के लिखाया, सर मैं 14 को तोड़ दूं 1 गुणा 14। सर 2 के पहाड़े में आएगा 14 क्योंकि लास्ट में 4 है, तो सर 2 गुणा 7। अब सर ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में फिर से 14 आएगा। यानी कि सर 14 के जो गुणनखंड हो गए हैं, सर 14 के गुणनखंड है 1 2 7 और 14। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ कि ये सभी नंबर 14 के गुणनखंड है? बताइए। सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गुणनखंड करते हैं किसके? 4 और 18 के। बच्चे अगर आप 4 और 18 के गुणनखंड करोगे तो कैसे लिखोगे? आपने कहा सर 4 को लिख सकते हैं 1 गुणा 4 2 गुणा 2। आपने कहा सर जो 4 के गुणनखंड हो गए हैं वो कितने हो गए बच्चे? 1 2 4। भाई जो 4 के गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड 1 भी है, 4 का गुणनखंड 2 भी है और 4 का गुणनखंड 4 भी है। क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कि आप किससे भाग कर रहे हो। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे एक बार। सर। ठीक है, यानी कि सर ये तो हो गया 4 के गुणनखंड। सर अगर हम कितने के गुणनखंड कर दे? अगर सर हम 18 के गुणनखंड कर दे, कर दो बच्चे 18 के। आपने कहा सर इसको 1 गुणा 18 लिख सकते हैं, सर 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, सर इसको 3 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब देखो ये 4 के पाड़े में नहीं आएगा, अब ये 5 के पाड़े में नहीं आएगा, अब ये 6 के पाड़े में आएगा और 6 का पाड़ा चल रहा है। 6 के बाद 9 के में आएगा, 9 के बाद 18 के में। यानी कि आप लिख सकते हो सर 18 बराबर सर 1 से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 6 से भाग हो जाता है, 9 से भाग हो जाता है और आप कहोगे 18 से भाग हो जाता है। कौन भाग हो जाता है बच्चे? ये हो जाता है आपका 18 के गुणनखंड है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर बच्चे? अगर आपसे पूछा गया कि बताइए सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सार का मतलब होता है कि वो 4 में भी हो
और वो 18 में भी हो, तो 4 और 18 में कौन है? आप कहोगे सर 1 है और 2 है, इसके अलावा कोई और मैच नहीं करता। आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे कि जो हमारे पास में सार गुणनखंड है, किसके? 4 और 18 के जो सार गुणनखंड है वो क्या है बच्चे हमारे पास में? 1 और 2। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आपको? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर यस आप, सर। हाँ अगर आप सभी को क्लियर हो गया है तो बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 4 और 18 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर 4 के गुणनखंड, फिर आप करोगे 18 के गुणनखंड, और फिर आप क्या करोगे? दोनों में से क्या कर दोगे? उभयनिष्ठ या फिर कॉमन क्या ले लोगे? गुणनखंड बाहर ले लोगे, क्योंकि भाई आपसे पूछा गया है सात मतलब क्या होता है? कॉमन गुणनखंड। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? अगर आप यस सभी सर। क्लियर है तो बच्चे आप में 4 और 6 के सार गुणनखंड कॉपी पे ज्ञात करके दिखा रहे हो जल्दी से। सभी बच्चे कॉपी पर ज्ञात करके दिखाएंगे 4 तथा 6 का सार गुणनखंड। कीजिए बच्चे एक बार, जिस चीज का हो जाए वो कॉपी की तरफ कैमरा कर रहे हैं ना बच्चे। हुआ किसी बच्चे का? 2 मिनट। यस सर। ठीक है, निकिता शर्मा के नाम से हो गया है, हम एक बार कॉपी चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चे, इसमें अभी कमी है। आप क्या लिखोगे? 4 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 4, और सॉरी 1,2,4, 6 बराबर कितना आएगा? 1,2,3,6। फिर उसमें आप देख पा ठीक रहे है हो सर, कि, कर रहा हूँ। ठीक है निकिता शर्मा के नाम से बच्चे कीजिए, इसको सही कीजिए। अभी हम पारस की कॉपी देख लेते हैं बच्चे, पारस ने क्या क्या है दिखाइए। एक काम करना पारस, ऐसे रहने देना कॉपी को, थोड़ा मोटा मोटा आपने लिखा है, हमें स्क्रॉल कराना पड़ेगा। बच्चे आपने इतना तो लिखा है कि बच्चे इसमें ना गुणा मत लगाओ, इसमें गुणा मत लगाओ लगाओ, और आप इसमें गुणनखंड भी मत करो। चलिए ठीक है, देखो मोहित, अगर मोहित, मोहित ने सही किया है, मोहित ने सही किया है, रुकिए मोहित दिखाना जरा कॉपी को। क्या सभी बच्चों को मोहित की कॉपी दिखाई दे रही है? बताइए, क्या सभी बच्चों को मोहित की कॉपी दिखाई दे रही है? बोलिए एक बार, माइक ओपन करके बताइए, क्या आप सभी को मोहित की कॉपी दिखाई दे रही है? नो सर। स्क्रीन पे देखो बच्चे, मोहित ने भी अपनी कॉपी दिखाई हुई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मोहित ने सही किया है कि एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम बता देते हैं जल्दी से। दीपक आप भी अपनी कॉपी दिखाई बच्चे। सौरभ ने भी सही किया हुआ है, सौरभ ने भी सही किया हुआ है। दीपक आप अपनी कॉपी दिखाई बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए देखिए, एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए 4 तथा 6 का सार गुणन ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आप 4 को कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर 1 गुणा 4 4 होता है, भाई 2 गुणा 2 4 होता है, उसके अलावा तो 4 किसी से भाग नहीं होता है। आप कहोगे सर मैं 4 बराबर लिख सकता हूँ, 4 किस किस से भाग हो रहा है? 1 से भाग हो रहा है सर, 4 2 से भाग हो रहा है, और सर 4 4 से भाग हो रहा है। अब बात कर रहे हैं 6 का गुणन। आप 6 को लिख सकते हो सर 1 गुणा 6, सर 2 गुणा 3, इसके अलावा आपके पास में कोई और गुणज नहीं बनेगा। यानी कि आप लिख दोगे सर 6 बराबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 6। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा गया था इनका कॉमन, भाई 4 और 6 दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा? आपने कहा सर जो दोनों में होगा, आपने कहा सर दोनों में 1 है और दोनों में 2 है, तो आप लिखोगे 4 तथा 6 का जो सार्व गुणज होगा। बच्चे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है स्लाइड में, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है स्लाइड में। गुणज की बात नहीं कर रहे हम, सार्व गुणनखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 और 2। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, सार गुणज। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप सार गुणज के बारे में सीख गए हो तो अब हम किसके बारे में सीख लेते हैं? अब हम सीख लेते हैं मल्टीपल, यानी कि गुणनखंड के बारे में सीख गए हो तो अब हम सीख लेते हैं किसके बारे में? अब हम सीख लेते हैं गुणज के बारे में। ठीक है, देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अगर आपसे को कहा जाए गुणज क्या होता है, बच्चे गुणज क्या होता है? आपने गुणनखंड सीखा, आपने कहा यस सर हमने गुणनखंड सीखा, आप लोगों ने गुणनखंड सीखा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चे? आप कहोगे सर गुणनखंड का मतलब होता है, एक सेकंड रुकना, आप लोगों ने गुणनखंड सीखा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सर गुणनखंड जो होते हैं, मान लीजिए 4 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? आपने कहा सर 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 होंगे। क्या इतना क्लियर है सभी को? भाई 4 किस किस से भाग हो रहा है? 4 1 से भाग हो रहा है, 4 2 से भाग हो रहा है, 4 4 से भाग हो रहा है। जैसे कि 6 के गुणज कौन कौन है? आप कहोगे सर 6 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है और 6 से भाग हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये तो हो गए हमारे पास में गुणनखंड, 4 के गुणनखंड और 6 के गुणनखंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुणज क्या होता है। अब बात कर लेते हैं गुणज क्या होता है। बच्चे गुणज के ऊपर भी स्टार लगा लो सभी बच्चे। गुणज क्या होता है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए 3 के गुणज, 3 के गुणज, आप कहोगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। ये सभी क्या है? 3 के गुणज है। ये सभी क्या है? 3 के गुणज है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 8 का गुणज कौन होगा? आपने कहा सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32। ये सभी जो नंबर है ये सभी क्या है? 8 के गुणज है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं? क्लियर हुआ सभी को? सर। ठीक है, अगर आप सभी को इतना क्लियर हो गया है कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं सार गुणज क्या होते हैं। सार गुणज क्या होते हैं सीख लेते हैं। भाई अगर आपने 4 के गुणनखंड किए होते तो आपको पता लगता, सॉरी, अगर आपने 4 के गुणज किए होते तो आपको पता लगता 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। यानी कि आपने कहा सर ये तो 4 का पाड़ा हो गया। सर 6 की गुणज, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। हम 32 के आगे 4 निम 36 भी लिख लेते हैं। अब आप कहोगे सर अगर सार गुणज की बात की जाए 4 और 6 की, देख लो सार गुणज कौन कौन सा है। आपने कहा सर एक तो 12 मैच कर रहा है, सर सार गुणज है यानी कि दोनों के अंदर है। सर 12 के बाद में कौन मैच कर रहा सर है? वो सर 24 मैच कर रहा सर है। 4 से 28 आएगा। क्या बच्चे? आप 27 लिख, 4 सत्ते 28 आएगा, आप 27 लिख रखे हैं। अच्छा 28, सॉरी सॉरी सॉरी, बोला हमने 28 से 27 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे सर 36 कॉमन दिख रहा है हम लोगों को। क्या दिख रहा है हमें? 36 कॉमन दिख रहा है। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो कि 4 और 6 के हमने गुणज अलग अलग लिखे, लेकिन पर हमें इसके अंदर कुछ सार गुणज दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर 4 और 6 के, 4 और 6 के जो सार गुणज होंगे कितने होंगे? आपने कहा सर सार गुणज होंगे हमारे पास में कौन कौन से हो जाएंगे? आपने कहा सर 12, 24, 36। क्या ये 3 ही रहेंगे? आप कहोगे सर अगर ये आगे चलते रहते तो और भी सारा गुणज मिलते रहते। आप कहोगे सर ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अगला मिल जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। यानी कि 4 और 6 के जो सार गुणज है वो बहुत सारे हैं। इतना क्लियर हो सभी को? सर। ठीक है, तो देखो सार गुणनखंड और सार गुणज अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार आप हमें बताइए कि हाँ सर हमें सार गुणनखंड और सार गुणज क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि सर 4 के जो गुणज होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। और जो सर 6 के गुणज होंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 होंगे। और फिर आपसे पूछा गया इन दोनों के सार गुणज, तो आपने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। भाई कॉमन कौन कौन है आप देख भी पा रहे हो। सर एक तो 12 कॉमन है, सर एक 24 कॉमन है, सर एक 36 कॉमन है। तो यही हमारे पास में क्या कराएंगे?
यानी कि हमारे पास में कहलाएंगे 4 और 6 के जो 4 गुणज है वो कौन कौन है सर, 12, 24, 36, 48, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस ठीक है। अब आप हमें बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि आप 24 के अभाज्य गुणनखंड करो तो कैसे करोगे? बताइए, 24 के अभाज्य गुणनखंड करो तो कैसे करोगे? आपने कहा सर 24 को लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने कौन सी बड़ी बात है सर, 2 से काटा 12, सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1। आप क्या कहोगे सर, जो इसके हमारे पास में गुणज है, सॉरी, जो 24 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 24 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या इतना क्लियर है सभी को? सर। ठीक है। तो बच्चे, अब आप लोगों के सामने एक पोल सेक्शन आया है, तो हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि आंसर कहाँ करना है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करना है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अगर कोई बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है तो वो बच्चा कॉपी भी दिखा सकता है। ठीक है, हमने सौरभ की कॉपी देखी है। सौरभ ठीक है बच्चे, आपका जाइए और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। बाकी बच्चे जिसका हो जाए वो अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट भी जाकर के पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर सकते हैं। ठीक है दीपक, बच्चे दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है बच्चे, आपका भी पारस की कॉपी देख लेते हैं। पारस दिखाए बच्चे। पारस के नाम से दिखाए बच्चे, सुनील शर्मा के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बच्चे, आपका भी। और किसी बच्चे ने क्या है अभी तक? चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड आप समझते हो ना कैसे होते हैं, इसीलिए आपको कहा था कि कॉपी और पेन लेकर बैठना, ताकि आप उसके अंदर कम से कम अभाज्य गुणनखंड लिखते। तो यहाँ पर अपना कॉपी का पेज पलट के देख तो लेते कि सर ने कैसे बताया था अभाज्य गुणनखंड को। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो बच्चा जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिख करके भेज सकता है। चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आप क्या कहोगे सर, 18 का अभाज्य गुणनखंड, आपने 18 लिखा। आप कहोगे सर लास्ट में 8 है तो 2 से भाग हो जाएगा। सर 2 से भाग किया 9 आ गया। सर 9 को हमने 3 से भाग किया 3 आ गया, और सर 3 से भाग किया 1 आ गया। यानी कि आप 18 को लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही है हम लोगों का। क्लियर है क्या सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इस बार किसी बच्चे ने अभाज्य गुणनखंड गलत किए तो उनकी पिटाई करनी पड़ेगी। देखिए आप लोगों के पास में एक और सवाल है, सवाल नंबर 50। तो पहले तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और फिर हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 70 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 70 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी आपको अभाज्य गुणनखंड करने सिखा दें, कम से कम ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कीजिए। किसी बच्चे का हो जाए तो कॉपी दिखाना चाहे तो कॉपी दिखा सकते हैं।
ठीक है, निकिता शर्मा के नाम से बच्चे का हो गया है। बच्चे आपने गुणा के रूप में तो नहीं लिखा है इसको, बस आपने सोल्व करके छोड़ दिया है। सौरभ बच्चे ठीक है आपका, सौरभ का ठीक है, बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चे, निकिता शर्मा के नाम से अब आपका ठीक है, बट बच्चे अभी भी कमी है, अभी भी आपको लिखना पड़ेगा 70 बराबर। आपने अभी ये नहीं लिखा 70 बराबर, आपने ये तो फैक्टर करें बट आपने, ठीक है बच्चे आपने 70 आपने बच्चे थोड़ा चेंज करना चीजों को। आपने जो फैक्टर्स लिखे ना, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे कि 70 बराबर। ये नहीं करेंगे कि पहले आप फैक्टर लिखोगे और फिर बराबर 70 लिख दोगे, ये नहीं करना। आप लिखोगे 70 बराबर डैश गुणा डैश गुणा डैश। ठीक है, चलिए दिखाइए जरा एक बार दीपक। बच्चे आपकी कॉपी पे रिफ्लेक्शन सी ज्यादा आ रही है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सीधा खड़ा करो कॉपी को। ठीक है बच्चे, और किसी बच्चे का हुआ है? चलिए सब बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चों को अपना आंसर भी याद रखना है कि उन्होंने कौन सा आंसर वोट किया है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कॉपी पे सोल्व कर लिया है और उन्होंने अपनी कॉपी भी दिखा दी है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन खोल दिया गया है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आप लोग बताइए जरा माइक ओपन करके पहले कि क्या किसी बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है? माइक ओपन करके बताइए बच्चे, ताकि हम उसके आगे नाम लिख सके कि किस बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है, जल्दी से। बच्चे हम तभी पूछ रहे हैं जब आप लोगों ने लगाया है, अगर आपने नहीं लगाया होता तो हम नहीं पूछते। बताइए डी ऑप्शन किस बच्चे ने लगाया है? मैंने सर। दीपक बच्चे आपने कैसे डी लगाया? आपने तो कॉपी दिखाई थी, जरा एक बार कॉपी दिखाना हमें फिर से। सर दीपक गलती से लग गया। गलती से लग गया था, ठीक है। अच्छा ये तो चलो दीपक से लग गया, गलती से लग गया। सी ऑप्शन किस बच्चे ने लगाया था, बताना जरा। सी ऑप्शन जल्दी से बताएंगे बच्चे। ठीक है पारस आपका, ठीक है बच्चे। सी ऑप्शन किसने लगाया था बच्चे? भाई लगाया है जब भी हम पूछ रहे हैं। जैसे दीपक ने बता दिया उनसे गलती से लग गया था, भाई हो सकता है किसी और बच्चे ने लगाया, पर वो बता क्यों नहीं रहे कि किसने लगाया है। चलिए बी किस बच्चे ने लगाया था, जल्दी से बताइए। भाई बी किस बच्चे ने लगाया था? ये भी मुन्ना लगाया है कि सचिन ने लगाया था। बच्चे इसके अंदर गलती है या नहीं है? चलिए कोई है बात कि नहीं, माइक बंद कर लीजिए, अभी पता लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। अच्छा ए कौन से बच्चे ने लगाया? ए जल्दी से बताइए अपना नाम। मैंने सर। ठीक है, ए सौरभ ने लगाया बस, बाकी किसी और बच्चे ने नहीं लगाया? सर। मैंने भी सर जी। ठीक है, सुमन ने और मैंने भी शेषपाल ने। सर। ठीक है, तो हमें पता लग गया है कि 5 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। हमें ये नहीं पता लगा सी किसने लगाया है। बताइए सी किसने लगाया है? भाई देखो सभी ने बताया है, बी डी किसने लगाया है, बी किसने लगाया है, ए किसने लगाया है, सी बताओ किसने लगाया है? हो सकता है सी ही सही हो। देखिए सब बच्चे सामने देखिए, देखो आप सर 70 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे? आपने अभी सिखाया था सर, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। 2 से भाग करो आपने, 2 या 6 2 पंजे 10। सर अब आप देखो इसके लास्ट में कितना आ गया सर, 5 आ गया है। अब देखो हमारे पास में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? आप कहोगे सर 2 के बाद में 3 है, क्या 3 से ये संख्या भाग होगी? आपने कहा सर 35 को अगर देखा जाए तो 3 + 5 8 होता है। 8 सर किस में नहीं आता? 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो सर 35 भी 3 के पहाड़े में नहीं आए। सर 2 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5 होती है। तो आप कहोगे सर 5 के पहाड़े में तो आता है, 5 7 35, और सर 7 से काटा 1 आ गया। यानी कि सर जो 70 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 गुणा 7 है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख गए हैं, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। बताइए होगा सही या नहीं होगा? सर ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे अपना माइक ओपन करके पूछिए पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सभी को क्लियर है? चलिए, क्या कोई बच्चा हमें 51 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएगा? 51 के, जल्दी से। क्या कोई बच्चा 51 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएगा? हुआ किसी बच्चे का? सौरभ का हो गया है भाई, देखना पड़ेगा सौरभ का। बच्चे सौरभ कहीं ना कहीं गलती है, चेक कीजिए एक बार। किसी और बच्चे का हुआ? भाई अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या संख्या ढूंढोगे? सबसे पहले आप 2 को ढूंढोगे, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। आपको कोई सर 2 से भाग नहीं होता। 2 के बाद आप किसके पास जाओगे? 3 के पास जाओगे। भाई आपने 3 का डिविजिटरी रूल सीखा था अभी। भाई 3 से कोई संख्या कैसे भाग होती है? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? हमने बताया था क्लास स्टार्ट होने पर। आप कैसे बताओगे कोई भी संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं होती है? आप कहोगे सर कोई भी संख्या, उस संख्याओं के हम अंकों को जोड़ेंगे। सर 6 आ गया, और 6 3 से भाग होता है, इसलिए सर 51 भी 3 से भाग हो जाएगी। आप चेक कीजिए, जब आप 51 को 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 2 1, 3 सत्ते 21, ये तो भाग हो गई। आप कहोगे सर 51 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे, सर 3 से काटा 17। और आप अभाज्य संख्याओं को जानते हो भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19। आप कहोगे सर 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से काट दिया भाई, 17 एकम 17। तो आप 51 को कितना लिख सकते हो? 3 गुणा 17। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार, क्या यस इतना सर। सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ बच्चे, किसी को कोई डाउट है पूछिए। नहीं है किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए हम आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देते हैं। आपके पास में एक सवाल है कि सभी बच्चे 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जल्दी से। 24 के अभाज्य गुणनखंड जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। हुआ किसी का? ठीक है, ठीक है सौरभ आपका ठीक है। और किसी बच्चे ने किया 24 का अभाज्य गुणनखंड? ठीक है, पारस का हो गया। पारस थोड़ा सा पास लेकर आओ कैमरे के, फोकस करके। थोड़ी सी हमें गलती लग रही है कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आप क्या करोगे, सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि 2 बच्चों ने कर लिया है तो इतना टाइम काफी है। आपने कहा सर इसके लास्ट में 4 है, तो सर ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग की 12। सर ये 2 से भाग की 6। सर 2 से भाग क्या 3। 3 से भाग क्या 1। तो बच्चे आप लिख सकते हो 24 बराबर कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अगर आपसे कोई कहे 36 के प्राइम फैक्टर करो, 36 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप कैसे करोगे 36 के? आपने कहा सर ये भी बहुत आसान है 36 के गुणनखंड करना। आपने कहा सर 2 से काटा 18, सर 2 से काटा 9, सर 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को देखो कोई डाउट है तो वो पूछ लो। भाई 36 बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। आपने अभाज्य गुणनखंड सीख लिए, आप कहोगे यस सर सीख लिए, लेकिन पर सर अभाज्य गुणनखंड सीखने के बाद में आप लोग एलसीएम भी निकालते हो, और आप लोग एचसीएफ भी निकालते हो कि नहीं निकालते हो? ठीक है भाई, आपको लग रहा होगा सर एचसीएफ क्या होता है? भाई एचसीएफ होता है महत्व समाकर्तव्य। ठीक है, मैं सैप है और लघुत्तम समापर्वत, यानी कि लय सैप है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप निकालोगे, बताइए क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके हमें बता पाएगा इसका एचसीएफ कितना होगा, मैं से कितना होगा?
बताइए बच्चे HCF कितना होगा में से। तो सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखेंगे जल्दी से। देखिए में से में क्या करते हैं, आपको जो कॉमन नंबर दिख जाए दोनों में, आपने कहा सर एक तो पेयर ये बन गया दोनों में कॉमन है, सर एक पेयर ये बन गया दोनों में कॉमन है, और सर एक पेयर ये बन गया दोनों में कॉमन है। अब जो चीज कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, जो चीज कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, पेयर बना लो। आपने कहा सर पेयर बन गया, HCF कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि आपने एक दो तो इस पेयर में से ले लिया, आपने एक दो इस पेयर में से ले लिया, और आपने एक तीन इस पेयर में से ले लिया। HCF कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 थिया 12। बताइए HCF कितना हो गया 12। 12। क्या इतना क्लियर हुआ सर? जो पेयर बन जाएंगे, अब आप देखो कोई भी संख्या ऐसे दे रखी हो आपको कि x एक संख्या है, x एक संख्या है जिसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है। y एक दूसरी संख्या है जिसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7 है। बताओ जरा HCF कितना होगा? क्या आप बता सकते हो HCF कितना होगा x और y का? बताइए बच्चे। आप कहोगे सर पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो सर ये बन गया, एक पेयर सर ये बन गया, और सर एक पेयर ये बन गया। जो पेयर बन गया बना लो, और जो नहीं बना उसको ऐसे ही छोड़ दो। आपने कहा सर HCF हो गया 2 गुणा 3 गुणा 7। क्या इतना क्लियर हुआ भाई? 2 3 6 6 7 42। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस ठीक है। सर। मान लेते हैं ऐसी संख्या आ जाती। अब आप समझते रहे ना अलग अलग एग्जाम्पल से। मान लेते हैं सर x एक ऐसी संख्या होती जिसके प्राइम फैक्टर्स है 2 गुणा 3। सर y एक ऐसी संख्या है जिसके प्राइम फैक्टर्स है 5 गुणा 7। तो बताइए जरा x और y का HCF कितना है? अब आप बताइए जरा HCF कितना होगा x और y का? बताओ बच्चे। अब आप कहोगे एक। अब आप कहोगे सर यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सर कोई पेयर ही नहीं बन रहा, ना तो 2 का 2 के साथ बन रहा, ना 3 का 3 के साथ बन रहा, ना 5 का 5 के साथ, ना 7 का 7 के साथ। सर कोई पेयर नहीं है। जहां कोई भी चीज कॉमन नहीं है वहां HCF कितना होता है बच्चे? एक होता है। कितना होता है HCF? एक होता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। बच्चे बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा हमें? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया है। देखिए अगर आप सभी को इतना क्लियर हो गया है तो आप लोगों को अपने नोट्स कुछ इस तरीके से बना लेने चाहिए। बता दे बच्चे आपको नोट्स कैसे लिखने चाहिए मैसे के बारे में। मैसे के बारे में सभी बच्चे लिख लेंगे कि HCF के बारे में कितना लिखेंगे। HCF के बारे में कि सर अगर हमारे पास में कोई नंबर कॉमन मिलता है, लिख लीजिए कि अगर नंबर कॉमन है, हम बोल दे रहे हैं आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। अगर नंबर कॉमन है तो पेयर बनाएंगे और उस पेयर में से एक ही नंबर बाहर निकालेंगे, और अगर कॉमन नहीं है तो हम उसको टच भी नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिख लेना, x बराबर कितना था 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। y बराबर कितना था 2 गुणा 7। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? आपने कहा सर एक तो पेयर ये बन गया और सर एक पेयर ये बन गया, तो सर HCF कितना हो गया? आप कहोगे सर HCF मेरे पास में हो गया है। कितना हो गया बच्चे HCF? 2 गुणा 7 14। 14। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, यानी कि इस क्लास के अंदर हमने प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड करने सीख लिए, और एक हमने मैसे यानी कि HCF निकालना सीख लिया है। अगर अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।